नमस्कार दोस्तों। आज हमारे समय के बेहद महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवि स्वर्गीय विष्णु खरे जी की दूसरी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मुझे यह दायित्व सौंपा गया है कि मैं स्त्री दर्पण पेज के लिए उनकी प्रमुख स्त्री विषयक कविताओं का पाठ करूं। मैं स्त्री दर्पण की आभारी हूं तथा इसके सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। दोस्तों, विष्णु जी की स्त्री विषयक कविताएं पढ़ने से पहले मैं देश की विख्यात विदुषी एवं कला मर्मज्ञ स्वर्गीय कपिला वात्स्यायन जी के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करते हुए उन्हें अपनी व स्त्री दर्पण परिवार की ओर से नमन करती हूँ। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, वास्तुकला, नाटक, रंगमंच सहित कला के इतिहास आदि की वैश्विक समझ रखती थीं। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत कपिला जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक, संगीत नाटक अकादमी की फेलो तथा राज्यसभा की मनोनीत सदस्य थीं। उन्हें हम सब की ओर से शत शत नमन। विष्णु खरे की कविताओं में वे स्त्रियों की तरफ खड़े दिखते हैं। यदि मैं ऐसा कहूं तो यह एक प्रकार का सरलीकरण होते हुए भी सच है। वे चंद्रकांत देवताले की तरह उस स्त्री के सहृदय प्रेमी व साथी नहीं, बल्कि कविता करते हुए उनके कवि में एक पिता उमड़ने लगता था। वे कविताएं निर्मम रूप से तटस्थ होकर लिखते थे, परंतु इस बहाने वे करुणा का ऐसा अप्रत्यक्ष खाका खींचते चलते थे जो उनकी कविताओं को अप्रतिम बना देता था। उनके शब्दों में करुणा नहीं थी, बल्कि विवरणों में करुणा आती थी। विष्णु खरे को मैं डिटेलिंग या विवरणों का कवि कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और कल कहीं मेरी चर्चा भी हो रही थी, कि यदि वे सिनेमेटोग्राफर होते या फिल्म निर्देशक होते तो शायद सत्यजीत रे की ही लीग के कलाकार होते। बहुधा जब हम स्त्री विषयक कविताओं की बात करते हैं तो उन कविताओं में बहुधा वे स्वयं वह चालाक पुरुष होते थे और कभी कभी एक वाचक की तरह बाहर से उस पुरुष को देख भी रहे होते थे। इस तरह से उनकी कविताएं लिखी होती थी। आपको उस कवि से प्रेम होकर रहेगा। पहली कविता है उसी तरह। कुछ ऐसा है कि मैं अकेली औरतों और अकेले बच्चों को जमीन पर बैठे खाना खाते नहीं देख सकता। कुछ ऐसा है कि मैं अकेली औरतों और अकेले बच्चों को जमीन पर बैठे खाना खाते नहीं देख सकता। पता नहीं क्यों मैं एक अनाम उदासी और दुख से घिर जाता हूं, जबकि वे चुपचाप निवाले तोड़ते हुए या कौर बनाते सारी दुनिया की तरफ पीठ किए हुए एक अनाम दिशा में तकते, जाने क्या सोचते, अपना पेट भरते हैं। कभी कभी एक आदिम लम्हे के लिए अचानक अपने आसपास देख लेते हुए मैं इतना चाहता हूं कि वे मुझे अपने पास इतनी दूरी पर इस तरह बैठने दें जहां से वे मेरे चेहरे पर देख सकें कि मैं अपने मन में उनसे कह रहा हूं, खाओ खाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसी किसी भी हरकत से शांति से खाने की उनकी एकांत लय में विघ्न पड़ेगा और वे आधे पेट ही उठ जाएंगे। इसलिए मैं खुद को इसी भ्रम से बहला कर चला आता हूं कि जहां ऐसी अकेली औरतें, ऐसे अकेले बच्चे अपनी उस जून की कठिन रोटी खा रहे होते हैं, वहां एक वाजिब दूरी पर जो कुत्ते बैठे हुए हैं, किसी खुश उम्मीद में बेहद हौले अपनी पूंछ हिलाते हुए, उनमें मैं भी शामिल हूं। अपनी वह बात कुछ उसी तरह कह सकने के लिए।
कि वहां एक वाजिब दूरी पर जो कुत्ते बैठे हुए हैं, किसी खुश उम्मीद में बेहद हौले अपनी पूंछ हिलाते हुए, उनमें मैं भी शामिल हूं, अपनी वह बात कुछ उसी तरह कह सकने के लिए। लड़कियों के बाप कविता मैं आपको सबसे अंत में सुनाऊंगी। उसके लिए आपको रुके रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अपने पाठ के अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार, लड़कियों के बाप विष्णु खरे की सर्वश्रेष्ठ स्त्री विषयक कविता है और मैं इसे सबसे अंत में रखूंगी। एक और कविता मुझे बहुत प्रिय है, जो मार खा रोई नहीं। विष्णु खरे जी की मृत्यु के बाद यहाँ पर मुंबई में जसम ने जो उनकी श्रद्धांजलि में सभा रखी थी, मैंने उसमें भी अंतिम 2 कविताएं जो अब मैं पढ़ने वाली हूँ पढ़ी थी। और इन कविताओं को खासतौर पे जो मार खा रोई नहीं पढ़ते हुए मेरे लिए लगभग असंभव हो जाता है कि मैं रोऊं नहीं अपने आंसू। वे लड़कियां तो नहीं रोई, लेकिन और एक पिता ही बच्चों को देखकर यह बता सकता है कि यह बच्ची 1.25 साल की होगी। विष्णु खरे जी उस कविता में यह साफ बताते हैं कि बच्ची 1.25 साल की है। जो मार खा रोई नहीं। तिलक मार्ग थाने के सामने जो बिजली का एक बड़ा बक्स है, तिलक मार्ग थाने के सामने जो बिजली का एक बड़ा बक्स है, उसके पीछे नाली पर बनी झुग्गी का वाकया है यह। 40 के करीब उम्र का बाप, सूखी सांवली लंबी सी काया, परेशान बेतरतीब बढ़ी दाढ़ी, अपने हाथ में एक पतली हरी डाली लिए खड़ा हुआ नाराज हो रहा था अपनी 5 साल और 1.25 साल की बेटियों पर। नाराज हो रहा था अपनी 5 साल और 1.25 साल की बेटियों पर, जो चुपचाप उसकी तरफ ऊपर देख रही थी, जो चुपचाप उसकी तरफ ऊपर देख रही थी। गुस्सा बढ़ता गया बाप का। पता नहीं क्या हो गया था बच्चियों से, कुत्ता खाना ले गया था। दूध, दाल, आटा, चीनी, तेल, केरोसिन में से क्या घर में था जो बगर गया था, या एक या दोनों सड़क पर मरते मरते बची थीं। जो भी रहा हो, 3 बेंतें लगी बड़ी वाली को पीठ पर और 2 पड़ी छोटी को ठीक सर पर, जिस पर मुंडन के बाद छोटे भूरे बाल आ रहे थे, और 2 पड़ी छोटी को ठीक सिर पर, जिस पर मुंडन के बाद छोटे भूरे बाल आ रहे थे। बिलबिलाई नहीं बेटियां, एकटक देखती रहीं बाप को तब भी। बिलबिलाई नहीं बेटियां, एकटक देखती रहीं बाप को तब भी, जो अंदर जाने के लिए धमका कर चला गया। उसका कहा मानने से पहले बेटियों ने देखा उसे प्यार, करुणा और उम्मीद से, जब तक वह मोड़ पर ओझल नहीं हो गया, जब तक वह मोड़ पर ओझल नहीं हो गया। और अंतिम कविता मैं आपको सुनाती हूँ। अब तक आप समझ गए होंगे कि विष्णु खरे मैं वही कहती हूँ, स्त्रियों के पक्ष में खड़े हुए कवि हैं। विमर्श इनकी कविताओं में बिल्कुल ऐसा आता है जैसे मैंने पहले कहा था, सर्दी खांसी में एक ढक्कन भर ब्रांडी पिलाई जाती है बीमार बच्चों को, वैसे ही कविता में विमर्श विष्णु खरे लिखते हैं। लड़कियों के बाप, वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं। वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं। फिर से कहती हूँ, कविता का नाम है लड़कियों के बाप। वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं, हड़बड़ाए हुए बदहवास पसीने पसीने, साइकिल या रिक्शों से अपनी बेटियों और उनके टाइपराइटरों के साथ
करीब करीब गिरते हुए उतरते हुए। जो साइकिल से आते हैं वे गेट से बहुत पहले ही पैदल आते हैं। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच, उनकी लड़कियों की उम्र 18 से 25 के बीच और टाइपराइटरों की उम्र उनके लिए दिए गए किराए के अनुपात में। क्लर्क टाइपिस्ट की जगह के लिए टेस्ट और इंटरव्यू हैं। सादा घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप। सादा घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप अपनी बच्चियों और टाइपराइटरों के साथ पहुंच रहे हैं। लड़कियां जो हर इम्तिहान में किसी तरह पास हो पाई हैं, लड़कियां जो हर इम्तिहान में किसी तरह पास हो पाई हैं, दुबली पतली, बड़ी मुश्किल से कोई जवाब दे पाने वाली, अंग्रेजी को अपने अपने ढंग से गलत बोलने वाली, किसी के भी चेहरे पर सुख नहीं, हर एक के सीने सपाट, कपड़ों पर दाम और फैशन की चमक नहीं, धूल से सने हुए दुबले चिड़ियों जैसे सांवले पंजों पर पुरानी चप्पलें, धूल से सने हुए दुबले चिड़ियों जैसे सांवले पंजों पर पुरानी चप्पलें, इम्तिहान की जगह तक बड़े टाइपराइटर मैली चादरों में बंधे उठाकर ले जाते हैं बाप। लड़कियां अगर दबे स्वर में मदद करने को कहती भी हैं तो आज के विशेष दिन और मौके पर उपयुक्त प्रेम भरी झिड़की से मना कर देते हैं। 11 किलो वजन दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हुए हांफते हुए इम्तिहान के हाल में वे ज्यादा रुकना चाहते हैं, घबराना नहीं वगैरह कहते हुए, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए चौकन्ने, जब तक कि कोई चपरासी या बाबू तंग आकर उन्हें झिड़क न दे, झिड़के और बाहर कर दे। तिस पर वे उसे बार बार हाथ जोड़ते हुए बाहर आते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हुए कि डिक्टेशन कौन देगा, कौन जांचेगा पर्चों को, फिर कौन बैठेगा इंटरव्यू में। बड़े बाबू और अफसरों के पूरे नाम और पते पूछते हुए, कौन जानता है कोई बिरादरी का निकल आए या दूर की ही जान पहचान का या अपने शहर या मोहल्ले का। उन्हें मालूम है ये चीजें कैसे होती हैं। मुमकिन है कि वे चाय पीने जाते हुए मुलाजिमों के साथ हो लें, पैसे चुकाने का मौका ढूंढते हुए, अपनी बच्ची के लिए चाय और कोई खाने की चीज की तलाश के बहाने, उनके आधे अश्लील इशारों, सुझावों और मजाकों को सुना अनसुना करते हुए, नासमझ दोस्ताने में हंसते हुए, इस दफ्तर में लगे हुए या मुल्क के बाहर बसे हुए अपने बड़े रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए, वे हर अंदर आने वाली लड़की से वायदा लेंगे कि वे लौटकर अपनी सब बहनों को बताएगी कि क्या पूछते हैं, और उसके बाहर आने पर उसे घेर लेंगे और उसकी उदासी से थोड़ी खुश और थोड़े दुखी होकर उसे ढाढ़स बंधाएंगे। अपनी अपनी चुप और पसीने पसीने निकलती लड़की को उसकी अस्थायी सहेलियों और पिताओं के सवालों के बाद कुछ दूर ले जाकर तसल्ली देंगे। तू फिक्र मत कर बेटा, बहुत मेहनत की है तूने इस बार, भगवान करेगा तो तेरा ही हो जाएगा वगैरह कहते हुए, और लड़कियां सिर नीचा किए हुए उनसे कहती हुई, पापा अब चलो। लेकिन आखिरी लड़की के निकल जाने तक और उसके बाद भी जब इंटरव्यू लेने वाले अफसर अंग्रेजी में मजाक करते हुए बाथरूम से लौटकर अपने अपने कमरों में जा चुके होते हैं, तब तक वे खड़े रहते हैं। जैसा भी होगा रिजल्ट बाद में घर भिजवा दिया जाएगा। बता दिए जाने के बावजूद किसी ऐसे आदमी की उम्मीद करते हुए जो सिर्फ एक इशारा ही करते दे, ऑफिस फिर ऑफिस की तरह काम करने लगता है। ऑफिस फिर ऑफिस की तरह काम करने लगता है, फिर भी यकीन न करते हुए,
मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए वे उतरते हैं भारी टाइपराइटर और मन के साथ जो आए थे रिक्शों पर। वे जाते हैं दूर तक फिर से रिक्शे की तलाश में। बीच बीच में चादर में बंधे टाइपराइटर को फुटपाथ पर रखकर सुस्ताते हुए, ड्योढ़ा किराया मांगते हुए रिक्शे वाले और जमाने के अंधेर पर बड़बड़ाते हुए, फिर अपनी लड़की का मुंह देखकर चुप होते हुए, जिनकी साइकिलें दफ्तर के स्टैंड पर हैं। जिनकी साइकिलें दफ्तर के स्टैंड पर हैं, वे बांधते हैं टाइपराइटर कैरियर पर। स्टैंड वाला देर तक देखता रहता है नीची निगाह वाली लड़की को, जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसा गिलास पानी पीती है। स्टैंड वाला देर तक देखता रहता है नीची निगाह वाली लड़की को, जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसा गिलास पानी पीती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर सामने। दूर से वह अपने बाप की गोद में बैठी जाती हुई लगती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर सामने। दूर से वह अपने बाप की गोद में बैठी जाती हुई लगती है। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये कविताएं इतनी स्नेह और ध्यान से सुनी। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।